हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, एनटीए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट के जो भी पीसीएस या जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में इन सभी टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से या डाउट रह जाने की वजह से या हमारा कन्फ्यूजन होने की वजह से वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। हमारा मकसद यही है दोस्तों कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में, ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके आने वाले क्वेश्चन गलत ना हो। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो ऑलरेडी हमने इसी से रिलेटेड यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में जो हमारा एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के मैसेज आए थे। उन्होंने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहे थे वो वीडियो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों आज के वीडियो की, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसके अंदर हम चोल कालीन स्थापत्य कला की बात करेंगे। स्पेशली हम मंदिर स्थापत्य कला की बात करेंगे, किस शासक ने कौन सा मंदिर बनवाया है, किस शैली में मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, कितने चरण में मंदिर बने हुए हैं, चोल काल के अंदर क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रही है, इन सभी के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। और ये वाला टॉपिक मंदिर स्थापत्य कला वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। एनटीए यूजीसी नेट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको मंदिर स्थापत्य कला से देखने को मिलते हैं और अक्सर इन्हीं सभी टॉपिकों से, इससे पहले भी हमने चालुक्य स्थापत्य कला, पल्लव स्थापत्य कला के बारे में वीडियो बना दिया है। उनको भी अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, आज के बाद इस वीडियो में देखने के बाद आपका कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन बचने वाला नहीं है। दोस्तों, जैसे कि हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम चोल स्थापत्य कला के बारे में पूरी तरीके से विस्तार से बात करेंगे। चोल स्थापत्य कला के सबसे पहले हम परिचय को देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी विशेषताओं को देखेंगे, फिर उसके बाद उसके चरण को देखेंगे, कितने चरणों में चोल स्थापत्य कला यानी कि मंदिर स्थापत्य कला का निर्माण कार्य हुआ है। इसके बाद दोस्तों, किस शासक ने किस मंदिर को बनवाया है और उस मंदिर की विशेषता क्या है, किस शैली में वो मंदिर बना हुआ है, और उसको फ़ोटो के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हम चोल स्थापत्य कला की परिचय की। तो परिचय की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है चोल कालीन मंदिर। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, चोल कालीन मंदिर में संस्कृत, तमिल भाषा में लेख लिखे गए हैं, जो तत्कालीन इतिहास का स्रोत है। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि सभी तरह के जो हमारा इतिहास का स्रोत के अंदर जो शामिल किया जाता है, जैसे कि अभिलेख, सिक्के, मृद भांड, साहित्य वगैरह, इन सब चीज़ों को इतिहास के स्रोत के रूप में शामिल किया जाता है। मगर चोल स्थापत्य कला के अंदर जो मंदिर होते हैं दोस्तों, वो मंदिरों को भी इतिहास के स्रोत के रूप में शामिल किया जाता है। और इतिहास के स्रोत के रूप में शामिल करने का रीज़न क्या है, क्यों इनको शामिल किया जा रहा है? तो इतिहास के, ये मतलब स्थापत्य कला के साथ साथ इनको इतिहास का स्रोत भी माना जाता है, क्योंकि इनके दीवारों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उत्कीर्ण करवाई गई है। कई तरह की मूर्ति स्थापत्य कला, कई तरह की चित्रकारियाँ, तो ये सब चीज़ें तो उनकी आर्किटेक्ट वाली चीज़ों में आ जाएगी। मगर इसके अलावा जब इनके ऊपर अभिलेख लिखवाए गए हैं, तो वो अभिलेख इतिहास के स्रोत में शामिल किए जाते हैं। तो संस्कृत और तमिल भाषा में इनके ऊपर लाइनें लिखी गई है, इसरो जो अभिलेख लिखवाए गए हैं, तो वो सारी चीज़ों की वजह से चोल कालीन मंदिर जो है वो इतिहास के स्रोत के रूप में शामिल किए जाते हैं। बाकी के जितने भी जो भी मंदिर होते हैं, वो मंदिर आपको इतिहास के स्रोत के रूप में शामिल नहीं किए जाते, वो एक इतिहास का पार्ट के रूप में माना जाता है कि स्थापत्य कला का एक पार्ट है, तो इस हिसाब से उसको पुरातात्विक माना जाता है। मगर यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, इस वजह से इसको इतिहास का स्रोत माना जाता है। इसके बाद दोस्तों, मंदिरों में राजाओं की प्रशस्ति। तो प्रशस्ति क्या होता है दोस्तों? जो राजा की प्रशंसा में जो लिखी गई चीज़ें, लिखी गई रचनाएं, लिखे गए साहित्य, लिखे गए अभिलेख, मतलब जिसमें राजा की बुराई नहीं की जाती है, राजा की बड़ाई की जाती है, राजा के अभियानों की बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, राजा के वैभव को बताया जाता है, वो सारी चीज़ें प्रशस्ति में आती है। मतलब प्रशस्ति का मतलब हुआ है प्रशंसा।
तो राजाओं की प्रशस्ति आपको मंदिरों में देखने को मिलती है। इसके अलावा राजत्व का प्रचार, मतलब राजा का देवताओं के साथ जोड़ना, कनेक्शन, वो सारी चीज़ें आपको चोल कालीन जो मंदिर है वहाँ पे देखने को मिलेगा। और राजत्व का प्रचार का माध्यम किस तरीके से किया गया है दोस्तों चोल कालीन मंदिरों के अंदर, जहाँ पे मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो मंदिर होता है, मंदिरों के अंदर इष्ट देव के या भगवान की मूर्तियों को स्थापित करवाया जाता है। मोस्टली मंदिर जितने भी होते हैं, गुप्तकालीन मंदिर, चंदेलकालीन मंदिर, चालुक्यकालीन मंदिर, राष्ट्रकूटकालीन मंदिर, इन सभी मंदिरों के अंदर भगवानों की मूर्तियों को स्थापित करवाया जाता था। मगर यहाँ पे चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला के अंदर एक नई चीज़ देखने को मिलेगी दोस्तों। यहाँ पे भगवान की मूर्ति के साथ साथ यहाँ के जो शासक है, यहाँ के जो राजा हैं, उन लोगों की मूर्तियों को भी यहाँ पे लगाया जाता था। तो यहाँ से इनका जो कनेक्शन होता है वो देवत्व, मतलब राजत्व की तरफ इनका झुकाव देखने को मिलता है। और ये अपने आप को देवताओं की श्रेणी में रखते थे। चोलकालीन जो राजा होते थे, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इस तरीके के जो भी राजा थे, कोल्लुदुंग प्रथम वगैरह, ये अपनी मूर्तियाँ स्थापित करवाते थे मंदिरों के अंदर। तो इस वजह से अपने आप को राजत्व स्थापित करवाते थे मंदिरों को अटैच करके। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों। दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद दोस्तों चोल कला द्रविड़ कला का चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमने इससे पहले बताया था आपको कि नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, तीन शैलियों के द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है भारत के अंदर। तो दक्षिण भारत की जो सबसे फेमस शैली है, जिसके अंदर दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिसमें पल्लव है, पांडे है, चोल है, इन होयसल है, इन सभी के मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली के अंदर होता है। तो द्रविड़ शैली का जो चरमोत्कर्ष माना जाता है दोस्तों, वो चोलकालीन मंदिरों को माना जाता है। वैसे तो आपको पल्लवकालीन मंदिर भी द्रविड़ शैली के देखने को मिलते हैं, कई सारी विशेषता आपको द्रविड़ शैली के देखने को मिलती है वहाँ पे, मगर इसका जो चरमोत्कर्ष माना जाता है वो चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला को माना जाता है। तो द्रविड़ शैली आपको कहाँ मिलती है? दक्षिण भारत में मिलती है। और इसके ऊपर क्या मिलता है? बेसर शैली। फिर उत्तर भारत के अगर जाते हैं तो वहाँ नागर शैली मिलती है। तो इस तरीके से दोस्तों द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की शैली है और इसका चरमोत्कर्ष काल चोलकालीन स्थापत्य कला में देखने को मिलता है। फर्ग्यूसन मॉडल ने क्या बात बोली है दोस्तों? तो फर्ग्यूसन है, इसके अलावा बर्टन स्टाइल और इस वो क्या बोलते हैं, एक और नाम नहीं आ रहा है उनका, ये कई सारे लोगों ने दक्षिण भारत के मंदिर और उत्तर भारत के मंदिरों के बारे में अपने महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिए हैं और वो स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। पर्सी ब्राउन वगैरह है, जॉन मार्शल है, ये सारे लोग अपने अपने स्टेटमेंट देते हैं और ये स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं इनके। तो फर्ग्यूसन महोदय ने क्या बात बोली है दोस्तों चोल कलाकारों के बारे में, कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की। मतलब जो स्थापत्य कला का निर्माण करवाया गया है चोल कलाकारों के द्वारा, बोला गया है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान तो कल्पना की तथा जौहरियों के समान उन्हें पूरा किया। तो इनकी जो कल्पना थी दोस्तों वो दैत्यों के समान, मतलब भारी भरकम मंदिरों का, भारी भरकम स्थापत्य कला का निर्माण करवाया गया। मतलब यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ों का निर्माण नहीं करवाया गया, बड़े बड़े मंदिरों का, बड़ी बड़ी जगहों का यहाँ पे निर्माण करवाया जाता है। और इनका निर्माण जब इतनी बड़ी बड़ी इमारतों का करवाया जाता है तो उनका जो सजावट है, उनका जो अलंकरण है, वो जौहरियों की तरह मतलब बारीक बारीक डिजाइनों के द्वारा इनका अलंकरण करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों देखने के बाद फर्ग्यूसन ने ये बात बोली है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान तो कल्पना की और जौहरियों के समान उनको पूरा किया। इस वजह से दोस्तों ये स्टेटमेंट बोला है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं। गोयत्स जो महोदय हैं एक, उन्होंने क्या बात बोला है दोस्तों, मंदिर स्थापत्य कला में चोल युग को स्वर्ण युग कहा है। तो जितने भी भारतीय इतिहास के अंदर मंदिर स्थापत्य कला के बारे में इन्होंने कहा है कि भारतीय स्थापत्य कला के संदर्भ में जो मंदिर स्थापत्य कला है उसमें चोल युग स्वर्ण युग के समान माना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो मंदिर है काफ़ी ज़्यादा आपको अलंकृत देखने को मिलेंगे और द्रविड़ शैली के सारे मंदिर देखने को मिलेंगे और बड़े बड़े मंदिरों का यहाँ पे निर्माण कार्य करवाया गया है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद दोस्तों चोल स्थापत्य कला का जो प्रमुख चरण थे वो देख लेते हैं, कितने चरणों में चोल स्थापत्य कला का निर्माण कार्य हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्टली 3 चरण देखने को मिलते हैं। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो प्रथम चरण में किन के मंदिरों का निर्माण कार्य देखने को मिलता है दोस्तों? तो प्रथम चरण की अगर हम टाइम टेबल की बात करें दोस्तों, तो 850 ईस्वी से लेकर तो 907 ईस्वी के मध्य का जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है वो सारे प्रथम चरण के अंतर्गत माने जाते हैं। और इसमें एक तो विजयालय दोस्तों, विद्यालय नहीं है ये, विजयालय और आदित्य प्रथम। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, जो चोल काल का संस्थापक माना जाता है उसको विजयालय माना जाता है। वैसे तो आपको चोल काल संगम काल में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको एलारा, कपिलर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। मगर ये 9वीं शताब्दी के अंदर जो चोल
चोल वंश को संस्थापक मतलब उसको इस्टेब्लिश करता है, री एस्टेब्लिश वो विजयालय करता है। तो विजयालय और आदित्य प्रथम, तो आदित्य प्रथम भी काफ़ी ज़्यादा फेमस शासक है। तो इन दोनों को जो मंदिर स्थापत्य कला हुए हैं वो प्रथम चरण में माने जाएंगे। फिर द्वितीय चरण में कौन आता है दोस्तों? 907 से 1044 के मध्य राजराज प्रथम, ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो ये राजराज प्रथम है और ये परांतक प्रथम है दोस्तों। ये परांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। तो परांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, तो 3 शासकों का काल किसमें माना जाएगा दोस्तों? द्वितीय चरण के अंदर 3 शासकों का निर्माण कार्य माना जाएगा। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, तीनों प्रथम है। तो इनके काल में जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे बृहदेश्वर मंदिर, गंगेकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ का मंदिर, ये सारे मंदिरों का निर्माण आपको द्वितीय चरण में देखने को मिलेगा। इसके बाद तृतीय चरण की अगर बात करें दोस्तों, तृतीय चरण में आपको 10 से 44 से 1279 के मध्य जो मंदिरों का निर्माण कार्य करवाए गए, जो अंतिम चरण माना जाता है, वो इसमें तृतीय चरण में माने जाएंगे। तो कोलुतिंग प्रथम, राजराज द्वितीय और कोलुतिंग द्वितीय के द्वारा मंदिरों का निर्माण कार्य करवाए गए हैं, वो सारे तृतीय चरण के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों 3 चरण की हमने बात कर ली है। प्रथम चरण 850 से 907, द्वितीय चरण 907 से 1044, तृतीय चरण आपका 10 से 44 से 1279 तक चलता है। तो इसके लिए हम अलग अलग शासकों के बारे में अब बात कर ले दोस्तों, किस शासक ने किस चरण में कौन सा मंदिर बनवाया और उन मंदिरों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम चरण की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रथम चरण जो हमारा 850 से 907 ईस्वी तक चलता है, यानी कि 9वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक इसमें मंदिरों का निर्माण होता है। तो चोल काल का प्रारंभिक स्मारक पुदुक्कोट्टै जिले से प्राप्त होता है। तो पुदुक्कोट्टै जिला जो है दोस्तों आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है, वहीं से चोलकालीन प्रारंभिक स्मारक प्राप्त होता है। और विजयलय के द्वारा दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ मलाई में बनवाया गया चोलेश्वर मंदिर प्रमुख है। तो विजयलय ने कौन सा मंदिर बनवाया दोस्तों? नॉर्थ मलाई के अंदर जो चोलेश्वर मंदिर है, ये विजयलय के द्वारा बनवाया गया। तो विजयलय जो है चोल वंश का प्रथम शासक यानी कि संस्थापक माना जाता है, जो 10वीं शताब्दी के मध्य जो चोल को रीस्टेब्लिश करता है विजयलय, वो चोलेश्वर मंदिर बनवाता है। और इस मंदिर की क्या विशेषता है दोस्तों? इस मंदिर में चोल काल का सर्वप्रथम भित्ति चित्र देखने को मिलता है। तो भित्ति चित्र यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। चोल काल का भित्ति चित्र क्या होता है दोस्तों? दीवारों के ऊपर जो चित्रकारी करवाई जाती है, वो चित्रकारी सबसे पहले चोल काल के अंदर जितने भी मंदिर बने हुए हैं, उन सभी मंदिरों में सबसे पहले इसके मंदिर में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले मंदिर भी इसने बनवाया है, तो इसी के मंदिर में सबसे पहले देखने को मिलेगी। क्योंकि इसके बाद के शासकों ने दूसरे मंदिर बनवाए, तो उनमें जो चित्रकारी है वो बाद में देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से विजयलय ने चोलेश्वर मंदिर बनवाया और उसमें भित्ति चित्र सर्वप्रथम देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद दोस्तों इसी चरण में एक आदित्य प्रथम नाम का शासक होता है, जो हमारे विजयलय हैं इसके बाद में आता है। विजयलय के बाद आदित्य प्रथम। तो आदित्य प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों? इन्होंने निर्माण कार्य में ईंट की जगह पत्थर को वरीयता दी है दोस्तों। ये ईंट है, ईंट की जगह पत्थर की वरीयता दी आदित्य प्रथम ने, ये यहाँ पे लिखी हुई है। और इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया दोस्तों। तुरुक्कतले सुंदरेश्वर मंदिर, तुरुक्कतले एक जगह है, वहाँ का सुंदरेश्वर मंदिर, कन्नूर का सुब्रमण्यम मंदिर और कुंभकोणम का नागेश्वर मंदिर प्रमुख स्मारक है। तो दोस्तों इन्होंने 3 मंदिरों का निर्माण करवाया। कौन कौन सा? सुंदरेश्वर मंदिर, सुब्रमण्यम मंदिर और नागेश्वर मंदिर। तो 3 मंदिर आपको याद रख लेना है, ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं है, मगर मोस्ट इंपोर्टेंट आपका विजयलय का जो चोलेश्वर मंदिर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। अब इन मंदिर को हम फोटो के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये चोलेश्वर मंदिर है, जो विजयलय के द्वारा बनवाया गया है। और ये चोल स्थापत्य कला के अंदर सर्वप्रथम भित्ति चित्र इस मंदिर के अंदर देखने को मिलते हैं, और विजयलय के द्वारा बनवाया गया प्रथम मंदिर है दोस्तों। तो ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, और नॉर्थ मलाई के अंदर ये बनवाया गया है दोस्तों। विजयलय कौन है दोस्तों? चोल वंश का प्रथम शासक माना जाता है, जिसको संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। वैसे वास्तविक संस्थापक तो आपको राजराज प्रथम को माना जाता है, मगर यहाँ पे संस्थापक की अगर बात करेंगे तो विजयलय को माना जाता है। तो विजयलय ने नॉर्थ मलाई के अंदर ये जो चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है, आपको ये फोटो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम द्वितीय चरण की बात कर लेते हैं दोस्तों। द्वितीय चरण के अंदर क्या होता है? 907 से लेकर तो 1044 के बीच में द्वितीय चरण रहता है। इसके अंदर परांतक प्रथम मंदिर बनवाते हैं, दूसरा राजराज प्रथम बनवाते हैं और तीसरा राजेंद्र प्रथम बनवाते हैं। तीनों शासक मिलकर इसके अंदर मंदिर निर्माण का कार्य करवाते हैं। तो सबसे पहले हम परांतक प्रथम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो परांतक प्रथम द्वारा निर्मित श्रीनिवास नल्लूर में कोरंगनाथ का मंदिर
से होती है। तो इस चरण की शुरुआत जो होती है, कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण परांतक प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। इसी के साथ इस चरण की शुरुआत होती है। कोरंगनाथ मंदिर के अंदर क्या विशेषता है दोस्तों, इस मंदिर को किसी बंदर ने अपवित्र कर दिया था। तो अपवित्र कर दिया था, इसी वजह से इस मंदिर का नाम कोरंगनाथ रख दिया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के योग्यता के कारण ही इसका नाम कोरंगनाथ रखा गया है दोस्तों। तो कोरंगनाथ मंदिर का नाम इस वजह से रखा गया है क्योंकि इसकी प्राण प्रतिष्ठा डबल से की गई थी, क्योंकि मंदिर ने इसको अपवित्र कर दिया, बंदर ने इसको अपवित्र कर दिया था। तो अपवित्र करने के बाद इसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई है, तो फिर उसके बाद इसका नाम कोरंगनाथ मंदिर रखा है। और इस मंदिर में दुर्गा, लक्ष्मी एवं सरस्वती की मूर्तियां मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोरंगनाथ मंदिर है तो कोरंगनाथ भगवान का ये सब चीज़ें होगी। तो इसके अंदर दुर्गा, लक्ष्मी की और सरस्वती की मंदिर जो मूर्तियाँ है काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती है दोस्तों, क्योंकि भोज ने जो मंदिर बनवाए थे धार के अंदर, वहाँ पे भी आपको सरस्वती की मंदिर देखने को मिलता है, वहाँ भी इनकी मूर्तियाँ देखने को मिलती है। मगर यहाँ पे दक्षिण भारत के अंदर सरस्वती की मूर्ति आपको कोरंगनाथ मंदिर के अंदर देखने को मिलती है। तो दुर्गा, लक्ष्मी की मूर्ति मिलेगी और सरस्वती की मूर्ति मिलेगी। तो अब देख लेते हैं दोस्तों कोरंगनाथ मंदिर कैसा है, दिखने में किस तरीके से था। तो ये आपका फोटो जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कोरंगनाथ मंदिर है। और कोरंगनाथ मंदिर को बंदर ने अपवित्र कर दिया था, तो फिर इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी और इसी वजह से इसका नाम कोरंगनाथ मंदिर रखा है। और इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, परांतक प्रथम ने करवाया था। परांतक प्रथम ने करवाया था दोस्तों। आपको कमेंट्स करके ये बताना है, परांतक प्रथम भी रहता है और परांतक द्वितीय भी रहता है, और आपका सुंदर चोल जो रहता है, सुंदर चोल तो परांतक द्वितीय की उपाधि रहती है। उसके बाद आपका जो सोने का सिक्का चलाता है उत्तम चोल। इन सभी शासकों में से राजराज प्रथम के जो पिता रहते हैं, राजराज के जो पिता है उनका नाम क्या था, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। परांतक प्रथम था, परांतक द्वितीय था, या आदित्य प्रथम था, या उत्तम चोल था। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन चूज करके कमेंट्स करके बताना है कि राजराज प्रथम जो महान प्रतापी शासक था, चोल वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है, तो वो आपको कमेंट्स करके बताना है। राजराज प्रथम के पिता का नाम कमेंट्स करना है दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो किस तरीके से बन रहा है, या अच्छा है या नहीं है। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कोरंगनाथ मंदिर की बात कर ली है। कोरंगनाथ मंदिर की हमने सारी बातें कर ली। परांतक प्रथम के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था और ये मंदिर बंदर के द्वारा अपवित्र कर दिया गया था। तो इसके बाद इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्ति इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इस मंदिर को माना जाएगा संपूर्ण चोल स्थापत्य कला के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर से बनते हैं दोस्तों। तो इसके निर्माता की अगर बात करें दोस्तों, जैसे कि हमने बात की थी, निर्माता राजराज प्रथम को माना जाता है, जो चोल वंश का वास्तविक संस्थापक और सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक माना जाता है। और इसका निर्माण जो हुआ था दोस्तों, मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर के प्रयोग से हुआ था दोस्तों। इसके अंदर मतलब ईंटों को वगैरह का इनका प्रयोग नहीं किया गया था, ग्रेनाइट पत्थरों का इसके अंदर प्रयोग किया गया था इसका निर्माण कार्य में। इसका निर्माता कौन था, राजराज प्रथम था, और निर्माण किससे हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। अब इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यह मंदिर यह प्रथम चोल मंदिर है जिसके चारों तरफ चार दीवारी बनी हुई है दोस्तों। तो चार दीवारी क्या किस तरीके से दोस्तों, के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। तो मंदिर के चारों तरफ चार दीवारी बनी हुई है, मतलब प्रांगण बना हुआ है, और इस प्रांगण के अंदर कई तरह के मंदिर भी बने हुए हैं, और बीच में आपको पानी का तालाब भी देखने को मिलेगा। तो मतलब सारी जो द्रविड़ स्थापत्य कला की जो प्रमुख विशेषताएं होती है द्रविड़ शैली की, वो सारी विशेषताएं आपको इस मंदिर के अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये चार दीवारी से घिरा हुआ है। इस मंदिर का विमान जो है, विमान 13 मंजिल यानी कि 60 मीटर पिरामिड आकार का। तो विमान किसे कहा जाता है दोस्तों, जो मंदिर का शिखर होता है वह पिरामिड आकार का है और 13 मंजिल है, यह आपको याद रखना है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई अगर मीटर में बात करें तो ये 60 मीटर में माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी तरीका का विमान आपको जो राजेंद्र प्रथम का जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, उसके अंदर भी इसी तरीका का विमान देखने को मिलेगा, मगर उसकी साइज़ थोड़ी छोटी रहेगी। यह द्रविड़ शैली का सबसे ऊंचा विमान है दोस्तों। द्रविड़ शैली के जितने भी मंदिर बने हुए हैं दक्षिण भारत के अंदर, उन सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा विमान अगर किसी का है तो वो आपका तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का है। तो तंजौर के अंदर स्थित है, तो इसलिए इसको तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसी तरीके का एक मंदिर आपको गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर बृहदेश्वर मंदिर मिलेगा, वो आपको राजेंद्र प्रथम ने बनवाया है, वो याद रखना है।
अब पर्सी ब्राउन ने क्या बात बोली है दोस्तों इस मंदिर के बारे में, तो पर्सी ब्राउन ने इस विमान को द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम रचना तथा संपूर्ण मंदिर को समस्त भारतीय स्थापत्य की कसौटी मानते हैं। तो बहुत बड़ी बात बोली है दोस्तों इन्होंने, द्रविड़ के बारे में कहा है कि द्रविड़ जो है सर्वोत्तम रचना है और जो मंदिर है ये पूरी समस्त भारतीय स्थापत्य की कसौटी है। किसने ये बात बोली है दोस्तों? पर्सी ब्राउन ने बोली है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी देखा था दोस्तों, वो उन्होंने बोला था फर्ग्यूसन ने जो बोला था, अभी आप ये वाला स्टेटमेंट हम देख के गए थे दोस्तों, कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की थी और झोरियों के समान उसे अलंकृत किया था, उसे पूरा किया था। ये स्टेटमेंट फर्ग्यूसन का था और ये वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना है दोस्तों, ये पर्सी ब्राउन का। तो पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के जो विमान है उसकी भी तुलना की है, उसके बारे में भी कहा है, और मंदिर स्थापत्य की कसौटी कहा है इस मंदिर को। इसके बाद दोस्तों इस मंदिर की और क्या क्या विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। इस मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो 7 वर्ष के अंदर हुआ है दोस्तों। तो 1003 से लेकर 1010 के बीच में इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है। और इस मंदिर के अंदर एक एकास्मक नंदी की मूर्ति मिलती है जो भारत में दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है दोस्तों। तो नंदी की जो एकास्मक मतलब एक पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, जो भारत के अंदर नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। तो पहली सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है दोस्तों, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। किस मंदिर के अंदर भारत के अंदर सबसे बड़ी नंदी की एकास्मक मूर्ति देखने को मिलती है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। और ये दक्षिण भारत के जो मंदिर बने हुए हैं वहीं पे ये मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। आपको कमेंट्स करके बताना है। अगर नहीं आ रहा हो तो भी आप बताएं कि सर हमको नहीं आ रहा है इसका आंसर, तो मैं कमेंट्स करके आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो ये आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि भारत के अंदर सबसे बड़ी एकास्मक नंदी की मूर्ति कहाँ है, वो आपको कमेंट्स करके बताना है। और दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति आपको इस मंदिर के अंदर देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों इस मंदिर में नृत्य करती हुई 108 मुद्राएं देखने को मिलती है, जिसके मूर्ति को माध्यम से व्यक्त किया गया था। मतलब नृत्य को 108 मुद्रा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों मंदिर की दीवारों पर शिव के विभिन्न रूपों के साथ बौद्ध प्रतिमाएं। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे मंदिर तो आपको शिव मंदिर है मगर यहाँ पे बौद्ध प्रतिमाओं का भी निर्माण देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि बृहदेश्वर जो मंदिर है तंजौर का, उसके अंदर बौद्ध प्रतिमाओं का भी अंकन देखने को मिलता है। वैसे नॉर्मली तो यहाँ पे शिव का अंकन है मगर साथ में बौद्ध प्रतिमाओं का अंकन भी देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। ये किस मंदिर की बात की थी हमने? ये तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर की बात की थी, जिसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, जो चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस मंदिर का विमान 13 मंजिला था। तो हम फोटो के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। तो ये मंदिर जो है सबसे पहले 4 दीवारी में बना हुआ, तो ये 4 दीवारी बनी हुई है, ये 4 दीवारी बनी हुई है। और ये यहाँ पे आपको तोरण द्वार देखने को मिल रहा होगा। तो ये द्रविड़ स्थापत्य कला का जो सबसे बेहतरीन उदाहरण या सबसे बेहतरीन विशेषता अगर मानी जाती है, जो नागर शैली और बेसर शैली से भिन्न जो करती है, वो तोरण द्वार करता है। तो तोरण ये अलंकृत है, तो ये तोरण द्वार है। और ये आपका जो है पिरामिड आकार का ये विमान देखने को मिल रहा है। तो ये विमान भी दिख गया है। और दोस्तों यहीं पे आपको नंदी की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। नंदी की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है, आगे फोटो दिया हुआ है। और ये विमान की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 13 मंजिला है, जो लगभग 60 मीटर मानी जाती है। इसके बाद आगे का फोटो देख ले दोस्तों, यहाँ पे और थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये विमान आपको पिरामिड आकार का दिखाई दे रहा है और यहीं पे आपको एक नंदी की मूर्ति दिखाई देगी आगे की फ़ोटो में। और यह 13 मंजिला विमान है। इसका निर्माता कौन है दोस्तों? राजराज प्रथम है, जो चोल वंश का शासक है। ये यहाँ से इस तरीके से आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा होगा, ये विमान और ये पूरा ये मंदिर का प्रांगण, और इस 4 दीवारी के बीच में ये घिरा हुआ है। यह आपकी एकास्मक मूर्ति देखने को मिल रही है दोस्तों। ये राजेंद्र प्रथम का जो मंदिर है वहाँ पे भी आपको नंदी की मूर्ति देखने को मिलेगी, मगर वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी मूर्ति ये है। तो ये भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। आपको कमेंट्स करके भारत की सबसे बड़ी मूर्ति के बारे में आपको कमेंट्स करके बताना है कि किस मंदिर के अंदर भारत की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति स्थापित की गई है। ये दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है दोस्तों भारत के अंदर। ये एकास्मक पत्थर मतलब एक पत्थर से काटकर बनाई गई है ये मूर्ति। आप देख सकते हो किस तरीके का यह अलंकरण देखने को मिलता है। तब ये सारी चीज़ देखने के बाद ही फर्ग्यूसन ने कहा कि दैत्यों की तरह तो इन्होंने रचना रची है और जोहरियों की तरह इन्होंने इनको बनाया है। तो जोहरियों की तरह ही देख सकते हो आप दोस्तों किस तरीके का अलंकरण बिल्कुल बारीक बारीक तरीके से यहाँ पे करके दिखाया है उन्होंने। ये अलंकरण आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों।
तो ये हमने पूरे मंदिर के बारे में बात कर ली है दोस्तों। अब इसके बाद दूसरे मंदिर की बात कर लेते हैं, गंगैकोंड चोलपुरम में स्थित बृहदेश्वर मंदिर। तो इस मंदिर का नाम भी बृहदेश्वर मंदिर है। हमारे इस मंदिर की खासियत क्या है दोस्तों, ये गंगैकोंड चोलपुरम के अंदर स्थित है। वो मंदिर हमने जो देखा था वो आपको तंजौर में था, और ये राजेंद्र प्रथम ने जो बनवाया वो गंगैकोंड चोलपुरम में था। तो गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना आपके राजेंद्र प्रथम ने करवाई थी। राजेंद्र प्रथम ने गंगा जल लाकर और ये इस मंदिर को बनवाया था, और यहाँ पे कई सारे निर्माण कार्य करवाए थे, और एक तालाब का निर्माण कार्य करवाया था। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो निर्माता कौन है दोस्तों, राजेंद्र प्रथम है। और इस मंदिर का जो विमान है ये 8 मंजिला है। इससे पहले वाले मंदिर को हमने देखा था तांजोर वाले का, उसके अंदर आपको 13 मंजिला था। यहाँ पे आपको 5 मंजिल कम देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे 8 मंजिला पिरामिड आकार का विमान देखने को मिल रहा है। इस मंदिर का मंडप जो है 250 पंक्तिबद्ध स्तंभ के आधार पर बना हुआ है। तो दोस्तों इसकी खास बात क्या है, तो इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है मंडपों के ऊपर बना हुआ है। तो मंडप जो है किस तरीके के होते हैं दोस्तों, स्तंभों के ऊपर बना है। कुल मिला के स्तंभों के ऊपर मंडप बना हुआ है, उस मंडप के ऊपर ही आपको विमान देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से ये चीज़ें देखने को मिल रही है दोस्तों। आपको विजयनगर साम्राज्य के अंदर भी यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। कहने का मतलब यही सारी चीज़ों को जो अडोप्ट किया है विजयनगर साम्राज्य वालों ने, राजेंद्र प्रताप की जो कलाकारी थी, जो स्थापत्य कला थी, इसी को अडोप्ट करके उन्होंने अपने मंदिरों का निर्माण करवाया है। विट्ठल स्वामी का मंदिर वगैरह, 1000 स्तंभों वाला मंदिर, इस तरीके के मंदिर जो बनवाए हैं वो सारे इन्हीं चीज़ों से इन्होंने अडोप्ट किया है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। वहाँ पे आपको 13 मंजिल विमान देखने को मिला था, यहाँ आपको 8 मंजिल विमान देखने को मिल रहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इस तरीके का आपका ये मंदिर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी आपको ये नंदी की मूर्ति देखने को मिल रही है। ये मंदिर फोटो दिख रहा होगा आपको, राजेंद्र प्रथम के द्वारा आपको ये गंगैकोंड चोलपुरम के अंदर ये बनवाया गया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी नंदी की मूर्ति, और ये भी प्रांगण के अंदर बना हुआ है दोस्तों। ये चारों तरफ प्रांगण है, और ये जो विमान है थोड़ा कम ऊंचा है। वो जो हमारा विमान था तंजौर वाला वो 13 मंजिल था, और ये हमारा 8 मंजिल है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है दोस्तों। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया है, और गंगैकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया। तो ये दोनों आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आपको बृहदेश्वर में नहीं जाना है, यहाँ पे आपको तंजौर देखना है और गंगैकोंड चोलपुरम देखना है। तो गंगैकोंड चोलपुरम को राजधानी किसने बनाया था, राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। जब राजेंद्र प्रथम ने राजधानी बनाया है तो उसी ने मंदिर का निर्माण करवाया होगा। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। इसके बाद तृतीय चरण की बात कर लेते हैं दोस्तों। तृतीय चरण कहाँ से कहाँ तक चलता है, 1044 से लेकर तो 1279 तक ये चरण चलता है। इसके अंदर कौन कौन निर्माण कार्य करवाते हैं दोस्तों, तो राजराज द्वितीय और कोलुतिंग द्वितीय के द्वारा यहाँ पे निर्माण कार्य करवाया जाता है। तो राजराज द्वितीय के द्वारा दोस्तों दशासुरुम का इरातेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य करवाया जाता है। इस मंदिर की विशेषता क्या है दोस्तों, इस मंदिर का प्रभाव कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कार्य करवाया था, जिसके अंदर आपको 12 राशि चक्र और रथ वगैरह, घोड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। तो इस मंदिर का प्रभाव वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मंदिर के बाद में वहाँ पे उस मंदिर का निर्माण करवाया है। तो इरातेश्वर मंदिर का प्रभाव आपको कोणार्क का जो मंदिर है सूर्य मंदिर उड़ीसा का, उसमें प्रभाव देखने को मिलता है। इसका निर्माण किसने करवाया, राजराज द्वितीय ने करवाया दोस्तों। तो ये परवर्ती चोल शासक थे, तो राजराज द्वितीय ने करवाया है। इसके बाद कोलुतिंग द्वितीय आता है दोस्तों। कोलुतिंग द्वितीय ने क्या करवाया दोस्तों, तिरुभुवन के अंदर एक कंपहरेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य करवाया दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये दोनों मंदिरों के बारे में समझ में आ गया होगा। तो कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया दोस्तों, राजराज द्वितीय ने करवाया इरातेश्वर मंदिर का निर्माण, और कोलुतिंग द्वितीय ने करवाया कंपहरेश्वर मंदिर का निर्माण, जो तिरुभुवन के अंदर स्थित है। और इरातेश्वर मंदिर का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है, जिसको निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, वहाँ पे इस मंदिर का निर्माण जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। किस मंदिर का प्रभाव देखने को मिलता है, इरातेश्वर मंदिर का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसका निर्माता कौन है, राजराज द्वितीय है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। मुझे नहीं लगता आज के बाद आपका कोई भी डाउट, कोई भी फैक्ट आपके माइंड से कब रहने वाला है। अगर एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप बेझिझक होकर आपके आंसर लगाने वाले हो। तो ये थोड़ा सा मंदिर का फोटो देख लेते हैं। ये इरातेश्वर मंदिर का निर्माण जो राजराज द्वितीय ने करवाया था दोस्तों, ये मंदिर देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसी मंदिर का प्रभाव देखने को मिलता है आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर, क्योंकि इसी तरीके का मंदिर आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने को मिलता है।
तो ये चीज़ें हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई हुई दोस्तों। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसका कमेंट्स करके आंसर ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया तो भी आप कमेंट्स करें, वीडियो पसंद नहीं आया है तो क्यों पसंद नहीं आया ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों वीडियो के अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल इतिहासनामा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको काफ़ी ज़्यादा इतिहास से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट वहां पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।